हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नियोजन प्रक्रिया या टेक्निक और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कदम उठाने या चरण लेने का सुझाव दिया है। कुंटज एवं ओडोनेल, रिचर्ड टी केस आदि ने नियोजन प्रक्रिया के लिए 6 चरण बताए हैं और टेरी ने 8 चरणों का वर्णन किया है। संक्षिप्त में एक नियोजन प्रक्रिया में कुछ निम्न चरणों का होना आवश्यक होता है। उसमें पहला है वातावरण का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम प्रबंधकों को संस्था के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण का अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके लिए प्रबंधकों को संस्था को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी आदि सभी घटकों का अध्ययन भी करना चाहिए। इसके बाद प्रबंधकों का एक विवरण तैयार करना चाहिए, जिसे वातावरणीय संकट एवं अवसर विवरण, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोसेस और ETOP के नाम से जाना जाता है। इस विवरण से प्रबंधक यह जान सकता है कि वातावरण की विद्यमान एवं संभावित परिस्थितियां संस्था को किस रूप में तथा किस सीमा तक प्रभावित कर सकती है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर प्रबंधक यह भी निर्धारित कर सकता है कि उसे बाह्य वातावरण में कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं और उन अवसरों के लाभ प्राप्त करने में किन किन संकटों को झेलना पड़ सकता है। सेकेंड आता है संस्था का आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल अप्रेजल ऑफ द फर्म और कंपनी। संस्था के बाह्य विपणन वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए संस्था का SWOT एनालिसिस किया जाता है। SWOT परिवर्णी शब्द है, जिसमें सम्मिलित शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। S का अर्थ है स्ट्रेंथ या शक्तियाँ, W का अर्थ है वीकनेस अर्थात कमियाँ, O का अर्थ है अपॉर्चुनिटीज अर्थात अवसर, थ्रेट का अर्थ है थ्रेट अर्थात संकट। SWOT एनालिसिस में संस्था की शक्तियों या गुणों एवं कमियों या अवगुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात संस्था के समक्ष उपलब्ध अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद संस्था के समक्ष उपलब्ध अवसरों जैसे अपॉर्चुनिटीज एवं उन अवसरों से जुड़े संकटों या थ्रेट का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है हमारा पॉइंट उद्देश्य का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना चाहिए। उसके बाद संस्था के प्रत्येक विभाग एवं उप विभाग के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। उन उद्देश्यों में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उद्देश्य संस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए।
अन्य रूप में विक्रय, लाभ, बाजार अंश, उत्पादन, शोध एवं विकास आदि सभी क्षेत्रों में उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। उद्देश्य निर्धारित करते समय संस्था के वातावरण की परिस्थितियों, संस्था के संसाधनों, उपलब्ध अवसरों, संस्था की कमजोरियों, संभावित संकटों आदि का अध्ययन भी करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो हमें उस समय वातावरण की परिस्थितियों की क्या परिस्थितियां हैं, एनवायरनमेंट की क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे पास क्या अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संस्था की क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या संभावित थ्रेट्स यानी भविष्य में किस प्रकार के संकट आ सकते हैं आदि का मूल्यांकन भी हमें करना चाहिए। 4th पॉइंट आता है हमारा नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण। एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। सभी सूचनाओं के विश्लेषण के बाद नियोजन की मान्यताएं निर्धारित करनी चाहिए। मान्यताएं वास्तव में वे सीमाएं हैं जिनके भीतर रहकर, मान्यताएं मतलब अजम्पशंस, मान्यताएं वास्तव में वे सीमाएं हैं या लिमिटेशन हैं जिनके भीतर रहकर नियोजन करना होता है। ये मान्यताएं या सीमाएं कुछ आंतरिक होती हैं तो कुछ बाह्य वातावरण से संबंधित होती हैं। प्रबंधकों की धारणा, संसाधनों की उपलब्धता, कर्मचारियों की कुशलता से आंतरिक मान्यताएं निर्धारित होती हैं, जबकि बाजार परिस्थितियां, सरकारी नीतियां, पूंजी बाजार की परिस्थितियां आदि बाह्य मान्यताओं को निर्धारित करती हैं। नियोजन करते समय इन सभी मान्यताओं को स्पष्ट कर लेना चाहिए ताकि नियोजन का क्रियान्वयन अधिक कुशलता के साथ किया जा सकेगा। 5th पॉइंट है वैकल्पिक योजनाओं की खोज। डिस्कवरिंग अल्टरनेटिव प्लान्स। सामान्यतः किसी भी कार्य को करने या उद्देश्य को प्राप्त करने के अनेक विकल्प होते हैं। यही कारण है कि कुंज तथा ओडोनेल ने भी लिखा है कि शायद ही कभी ऐसा नियोजन किया जाता होगा जिसका कोई विकल्प नहीं होगा। अतः नियोजन का अंतिम रूप देने से पूर्व नियोजन के विभिन्न संभावित विकल्पों की खोज कर लेनी चाहिए। प्रबंधक जितने अधिक सृजनशील होते हैं, सृजनशील से आशय है क्रिएटिव होते हैं, वे उतने ही अधिक एवं अच्छे विकल्प खोज लेते हैं। विकल्प की खोज करने में उन्हें दूरदर्शिता एवं अनुभव का भी उपयोग करना चाहिए। विकल्प खोजते समय उन्हें प्राप्त सूचनाओं एवं नियोजन की मान्यताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। 6 आता है विकल्पों का मूल्यांकन करना। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। विविध विकल्पों या बहुत सारे जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनकी खोज के बाद उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन अनेक तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इन तथ्यों में अनेक विकल्प पर लगने वाला निवेश, उससे प्राप्त होने वाली आय प्राप्ति में लगने वाला समय, संस्था की सीमाएं, प्रत्येक विकल्प को अपनाने से होने वाले सामाजिक प्रभाव आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकल्प की लोकशीलता एवं व्यवहारिकता का भी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के लिए मस्तिष्क के साथ साथ तकनीकी यंत्रों या उपकरणों का भी उपयोग करना चाहिए। 7 पॉइंट आता है समुचित विकल्प का चयन। सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। सभी विकल्पों का मूल्यांकन लेने के बाद प्रबंधक किसी एक समुचित विकल्प का चयन करता है। यह विकल्प विद्यमान परिस्थितियों में
प्रबंधक को सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। समुचित विकल्प केवल सैद्धांतिक आधारों पर ही श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि संस्था की आवश्यकताओं, परिस्थितियों, लागतों, सुविधाओं, कठिनाइयों आदि के संदर्भ में भी श्रेष्ठ होना चाहिए। और इतना ही नहीं, वह विकल्प संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी समुचित होना चाहिए। 8 पॉइंट आता है कार्य योजनाओं का निर्माण। फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान्स। संस्था के नियोजन के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। कार्य योजनाओं में विभागीय एवं अनुविभागीय योजनाओं का निर्माण सम्मिलित होता है। इनके अतिरिक्त मूल योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीतियों, नियमों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों आदि का निर्धारण भी किया जाता है। 9 पॉइंट है संसाधनों का आवंटन अर्थात बजट निर्माण। एलोकेटिंग रिसोर्सेस और मेकिंग बजट या बजटिंग। नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण में नियोजन के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रबंधक बजट तैयार करता है। इस प्रक्रिया में संस्था की समग्र योजना तथा सहायक योजनाओं को बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में योजना से क्या प्राप्त होना है तथा क्या व्यय कर होना है का भी स्पष्ट विवरण बजट में दिया जाता है। इस प्रकार बजट संपूर्ण नियोजन को परिमाणात्मक रूप में और विशेष रूप से मौद्रिक इकाइयों में प्रकट कर देता है। 10 पॉइंट आता है योजना का क्रियान्वयन। नियोजन की सफलता योजना के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अतः इस चरण पर प्रबंधक यह प्रयास करता है कि योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो जाए। इसके लिए उसे संपूर्ण विभाग का समुचित संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करना होता है। उसे सही व्यक्तियों को सभी कार्य सौंपने होते हैं, उन्हें सही नेतृत्व प्रदान करना एवं सही प्रकार से अभिप्रेरित करना पड़ता है। अंत में उन सभी के कार्यों का समुचित नियंत्रण भी करना होता है ताकि नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। लास्ट 11 पॉइंट है अनुवर्तन फॉलोअप। नियोजन के इस चरण पर योजना के क्रियान्वयन का अनुवर्तन या फॉलोअप किया जाता है। इस चरण पर प्रबंधक योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है तथा योजना के परिणामों की नियोजन के लक्ष्यों से तुलना करता है। इस प्रक्रिया में वह योजना की ही नहीं अपितु योजना के क्रियान्वयन की कठिनाइयों, समस्याओं, सीमाओं को ज्ञात करने का प्रयास करता है। और इतना ही नहीं, वह योजना में तत्काल किसी परिवर्तन की आवश्यकता एवं संभावना को भी ज्ञात करता है। यदि परिवर्तनशील परिस्थितियों में योजना में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो वह उसमें परिवर्तन भी करता है। अन्यथा स्थिति में वह उन अनुभवों का भावी नियोजन में उपयोग करता है। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।